नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। आपका सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज 1 अप्रैल को सोना ऑलरेडी 91,000 इंडिया में क्रॉस कर चुका है और ये आगे और बढ़ता ही रहेगा जिस तरह से माहौल बने हुए हैं। इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा बिकॉज इससे आपको पूरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में समझ में आएगा। देखिए, गोल्ड पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं और गोल्ड हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर मी बट सबके लिए। इनफैक्ट सबसे ज्यादा व्यूज तो गोल्ड पे ही आते हैं और फीडबैक भी आती है, मतलब पीपल आर वेरी कीन। सो इस पे मैं एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव डालने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लंदन यूएस कनेक्शन एज फार एज इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इज कंसर्न। इससे आपको गोल्ड के बारे में सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलेगा। यूएस और लंदन गोल्ड में इतना बड़ा रोल क्यों प्ले करते हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी डाला था कि सारा सोना जो है आज की डेट में लंदन से उड़ के यूएस के ठिकाने में जा रहा है। आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा। चलिए इसको देखते हैं। एक डिटेल वीडियो है बिकॉज आपको एक डाइजेस्ट की तरह है। दिस इज गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव अबाउट गोल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए शुरू करें। सो जिस सब्जेक्ट में बात करने जा रहा हूं, जैसे मैंने बोला, मैं बात करने जा रहा हूं लंदन और यूएस के कनेक्शंस की, जो गोल्ड से इन्वेस्टमेंट से राइट। अभी रिसेंट कुछ महीनों में सारा जो गोल्ड लंदन में पड़ा था वो उड़ के मतलब यूएस के कॉमेक्स में जो उनका ठिकाना कह लीजिए उसमें जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है, गोल्ड के बारे में स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी है बिकॉज जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है। तो उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको लंदन के गोल्ड मार्केट जो कि ग्लोबल हब है उसके बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन करने जा रहा हूँ। उसके बाद में यूएस के बारे में बात करूंगा, यूएस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और उसमें गोल्ड के बारे में यूएस के लिए बात करना क्यों जरूरी है। और तीसरा मैं आपसे बात करूंगा कि इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्टिविटी है। उसके बाद में बात करूंगा आपके गोल्ड के फ्यूचर के बारे में और बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में गोल्ड से रिलेटेड। तो ये डेवलपमेंट है और ये जो है एक बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्टिव वीडियो है बिकॉज इससे एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव मिलेगा और इसीलिए मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए और इसीलिए ये वीडियो है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बिकॉज जितने लोगों को इसके बारे में पता चले उतना अच्छा है। क्योंकि आज तक मुझे खुद ही नहीं पता था इंडियन मार्केट के बाहर गोल्ड का क्या है और क्यों वो इंडियन मार्केट को अफेक्ट करता है। जो देखिए, जो लंदन की गोल्ड मार्केट है उसको एक ग्लोबल हब कहा जाता है। इसकी एक हिस्ट्री बताता हूँ मैं कि लंदन के गोल्ड हब क्यों कहा जाता है। लंदन को का हिस्टोरिकल रोल क्या रहा है गोल्ड ट्रेडिंग सेंटर के हिसाब से। तो सबसे पहले लंदन जो है हमेशा एक डोमिनेंट प्लेयर रहा है। लंदन जो है हिस्टोरिकली जो है एक गोल्ड ट्रेडिंग सेंटर रहा है। तो थोड़ा सा भी डिटेल इसके बारे में बताना चाहता हूं जिससे कि आपको भी पूरी जानकारी रहे। तो लंदन जो है हमेशा डोमिनेंट प्लेयर रहा है एज फार एज ग्लोबल गोल्ड मार्केट इज कंसर्न और हिस्ट्री के हिसाब से ये ट्रेडिंग हब रहा है फॉर सेवरल सेंचुरीज, राइट। ये शुरू हुआ था 17 और 18 सेंचुरीज में। लंदन एक फाइनेंशियल पावर हाउस बन गया था और क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग की वजह से, इंटरनेशनल ट्रेड बैंकिंग के पोजीशन की वजह से ये एक जो है फाइनेंशियल पावर हाउस बन गया था। तो लंदन सिटी की जो प्रोमिनेंस है गोल्ड ट्रेडिंग में वो जाके सॉलिडिफाई हुई है 19th सेंचुरी में, राइट। पर्टिकुलरली जब ये ब्रिटिश एम्पायर था जो फैसिलिटेट करता था मूवमेंट ऑफ गोल्ड जो लंदन के कॉलोनी से फाइनेंशियल हार्ट ऑफ लंदन में। सो ये एक हिस्टोरिकल इसका पर्सपेक्टिव एज फार एज लंदन इज कंसर्न एज अ गोल्ड ट्रेडिंग सेंटर और अ गोल्ड हब, राइट, और अ ग्लोबल हब। यानी जो आपको बताने की जरूरत है वो है कि लंदन जो है लंदन की जो बुलियन मार्केट है उसका कितना इन्फ्लुएंस है ग्लोबल गोल्ड पे, राइट, और ग्लोबल बुलियन पे कितना इन्फ्लुएंस। सो जो लंदन का बुलियन मार्केट एसोसिएशन है जिसको LB है वो 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये इसलिए एस्टेब्लिश हुआ बिकॉज इसका काम था ओवरसी करना ओवर द काउंटर गोल्ड और सिल्वर मार्केट्स लंदन के बाद, राइट। हाउएवर इसका इतना इन्फ्लुएंस बढ़ गया कि अल्टीमेटली ये ट्रेडिंग सेंटर बन गया सेंचुरीज से, राइट। तो जो LBMA है, जो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है, वो रिस्पांसिबल था लंदन बुलियन मार्केट के लिए, लंदन की स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, बुलियन क्वालिटी को देखने के लिए, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को देखने के लिए और मार्केट ट्रांसपेरेंसी के लिए, राइट। सो ये LBMA का जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है लंदन बुलियन मार्केट के लिए और लंदन एज अ ग्लोबल गोल्ड हब के लिए, राइट। और लंदन का LBMA का एक और की रोल रहा है। वो की रोल रहा है कि इसका काम था कि इट हैज टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी इन द मार्केट एज फार एज लंदन रिमेन्स इट्स लीडिंग सेंटर फॉर द होलसेल ग्लोबल ट्रेडिंग। सो होलसेल जो ग्लोबल ट्रेडिंग है उसको LBMA कंट्रोल करता था और उसका काम था देखना कि लिक्विडिटी है, स्टेबिलिटी है। जितने भी बैंक्स थे, सेंट्रल बैंक्स थे, माइनिंग कंपनीज थी, रिफाइनर्स थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, सब जो है LBMA के फ्रेमवर्क को
पे विश्वास करते थे और उसको ये एक सफिशिएंट सिक्योर एंड एफिशिएंट ट्रांजैक्शन की तरह उसको मानते थे। गोल्ड फिक्सिंग जो है वो करीब 1919 में शुरू हुआ, जहां पे एक ग्लोबल बेंचमार्क प्राइस गोल्ड का डिसाइड होना शुरू हुआ, राइट। इनिशियली क्या हुआ कि 5 मेजर गोल्ड ट्रेडिंग फर्म्स, जो कि एनएम रॉथशिल्ड एंड सन्स था, मोकाटा एंड गोल्डस्मिथ था, शार्प्स पिक्सले था, सैमुअल मॉन्टेग्यू एंड कंपनी था और जॉनसन मेथे था। इन्होंने पार्टिसिपेट करके डेली ट्वाइस मीटिंग करके वो जो है गोल्ड के स्टैंडर्ड प्राइसेस ग्लोबली सेट करते थे, राइट, जिससे कि सप्लाई और डिमांड की डायनामिक्स को सेट किया जाए। सो इसमें एलबीएमए इन्वॉल्व था और ये लंदन गोल्ड फिक्सिंग इन्वॉल्व था। इस तरह से ये लंदन जो है एक की रेफरेंस फॉर गोल्ड ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड के लिए बन गया और इसने न्यूयॉर्क के मार्केट्स को, शंघाई के मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। सो ये एक प्रोवाइडर बन गया जिसने एक बेंचमार्क सेट किया माइनर्स के लिए, रिफाइनर्स के लिए, सेंट्रल बैंक्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे कि वी कैन इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्ट इन ग्लोबल गोल्ड प्राइसिंग। सो देखिए कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। कहने का मतलब ये है कि जो लंदन है, वो लंदन गोल्ड मार्केट जो है वो एक क्रूशियल हब है पूरे ग्लोबल बुलियन ट्रेड के लिए और इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जैसे मैंने बताया 17-18 सेंचुरी से शुरू हुआ और उसकी जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है वो एलबीएमए देखता है, जिसकी वजह से वो प्राइसिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, एक तरह से कह सकते हैं, या फिक्स करता है और वो रिलायबल है सबके लिए, मतलब एवरीबडी ट्रस्ट दैट। सो ये लंदन का एक बहुत ही अहम रोल रहा है एज फार एज गोल्ड एंड बुलियन मार्केट इज कंसर्न ग्लोबली, और ज्यादातर सोना लंदन में ही रहता है। सो ये लंदन की सिग्निफिकेंस है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। अब चलिए मैं यूएस के गोल्ड मार्केट की, इसका जो गोल्ड मार्केट एक डोमिनेंट फोर्स बन गया है। इसमें हम 3 चीजों की बात करेंगे। पहली चीज तो बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमेक्स इन न्यूयॉर्क में कॉमेक्स करके बॉडी है जो कि कमोडिटी एक्सचेंज है, उसके बारे में कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। यूएस गोल्ड ईटीएफ्स के बारे में बात करेंगे, उसका इंपैक्ट क्या होता है मार्केट में, यूएस फेडरल रिजर्व गोल्ड होल्डिंग्स और उसका इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे। तो ये 3 चीजों के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो पहली चीज तो ये है कि जो कॉमेक्स है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए जो कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स है ये एक शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का डिवीजन है, राइट, जिसका काम जो है गोल्ड फ्यूचर्स मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स को में काम करना, और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल चीज है जो पूरे वर्ल्ड में है, right? So COMEX plays a very crucial role in determining the gold prices, global gold prices, by providing a highly liquid and regulated platform for trading gold futures and options. So ये COMEX का रोल है। COMEX गोल्ड फ्यूचर्स जो है एक बेंच है गोल्ड प्राइसिंग के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ये अलाउ करता है ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशंस को हेज करने के लिए अगेंस्ट द प्राइस फ्लक्चुएशंस, राइट। जो COMEX में कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं, राइट, वो दोनों शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स दोनों में ट्रेड होते हैं और ये एक्सचेंज जो है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मैकेनिज्म रखता है और फिजिकल गोल्ड जो कि बैक्ड होता है। सी थोड़ा सा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता हूँ। एक्सचेंज ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मैकेनिज्म बाय फिजिकल गोल्ड स्टोर्ड इन द अप्रूव्ड वॉल्ट्स एंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन ग्लोबल गोल्ड ट्रेडिंग। जिसका मतलब ये है कि COMEX का जो है COMEX के वॉल्ट्स हैं जिसमें गोल्ड स्टोर होता है। तो इनफैक्ट अगर आपको मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको यही बताया था कि जो लंदन से गोल्ड जो है वो फिजिकली फ्लाई होकर COMEX के न्यूयॉर्क के COMEX में जाके स्टोर हो रहा है। सो ये बहुत ही मैसिव स्केल में हो रहा है और इसीलिए मैंने वो वीडियो शेयर किया था। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन। इफ यू हैव नॉट सीन प्लीज डू see that video because it's very important to understand the gold movements all across the globe and also understand why it affects the pricing all across the world, right? अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि यूएस के जो गोल्ड ईटीएफ्स हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है। जो ईटीएफ्स हैं, ईटीएफ्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। ये इन्होंने गोल्ड इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफॉर्म किया है, इसको मोर इन्होंने एक्सेसिबल कर दिया है इंटरनेशनल, इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। सो ईटीएफ से जो है ये एक्सेसिबल हो गया इंस्टीट्यूशनल्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए। सो यूनाइटेड स्टेट्स इज अ होम ऑफ सम लार्जेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स इज अ होम ऑफ सम लार्जेस्ट गोल्ड ईटीएफ्स सच एज एसपीडीआर गोल्ड शेयर्स, जिसे जीएलडी बोलते हैं, और आईएचएस गोल्ड ट्रस्ट, जिसे आईएयू बोलते हैं, जो विच कलेक्टिवली होल्ड्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फिजिकल गोल्ड एसेट्स। So it's a very important statement, right? So gold ETF से होता क्या है? Gold ETF जो है इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर देता है। It allows investors to gain exposure to gold without the complexities of physically ownership। आप जैसे जानते हैं गोल्ड ETF जो है बेसिकली एक डिजिटल माध्यम है जिससे कि आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं और आपको फिजिकली गोल्ड को रखने की जरूरत नहीं होती है, राइट।
सो ये गोल्ड ईटीएफ इतना पॉपुलर हो गया है ग्लोबली, और इसकी वजह से इसकी लिक्विडिटी काफी हाई है इन द गोल्ड मार्केट, और ये आसानी से बाई एंड सेल हो सकता है, राइट। और इस जमाने में मोर इस जमाने में मूवमेंट इन गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट टुवर्ड्स गोल्ड एज अ सेफ हेवन एसेट। जैसे मैं बाकी वीडियो में भी बोलता रहता हूं कि गोल्ड जो है एक सेफ हेवन एसेट होता है, इसीलिए कभी भी जो टर्बुलेंस होती है, टर्बुलेंस के लो इन दी ग्लोबल मार्केट, अनसर्टिनिटीज होती है, तो सारी दुनिया जो है गोल्ड खरीद खरीद के बढ़ती रहती है। वो बात दूसरी है कि जो इंडियन हाउसवाइफ्स हैं, इंडिया की जहां तक बात है, इंडियन हाउसवाइफ्स के पास जितना गोल्ड है शायद किसी के पास हो, अगर उसको इकट्ठा किया जाए। सो सेंट्रल बैंक्स तो पिछले 2 साल से गोल्ड पे गोल्ड इकट्ठा किए जा रहे हैं, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक, और उसकी वजह से गोल्ड की जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं वो आप सबको पता है, राइट। सो एक तीसरी और चीज जो इंपॉर्टेंट है यूएस मार्केट के बारे में, सो यूएस फेडरल रिजर्व गोल्ड होल्डिंग्स और उसका इन्फ्लुएंस क्या है। सो यूनाइटेड स्टेट्स जो है लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड रखता है, राइट। और इसका सिग्निफिकेंट जो है इसको जो देखता है वो फेडरल रिजर्व देखता है। अभी रिसेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से यूएस गोल्ड रिजर्व्स स्टैंड्स टू अप्रोक्सीमेटली 8133.5 metric tons stored primarily in Fort Knox, the West Point Bullion Depository and the Federal Reserve Bank of New York। देखिए कितना बड़ा रिजर्व है, राइट। सो जो फेडरल रिजर्व गोल्ड रिजर्व्स हैं ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक पिलर है, और ये कॉन्फिडेंस दिलाता है यूएस डॉलर के लिए, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके वजह से इसका इन्फ्लुएंस है, और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो यूएस गोल्ड मार्केट है वो एक डोमिनेंट फोर्स है ग्लोबली, और इसका इन्फ्लुएंस जो है बेसिकली कोमेक्स से आता है। कोमेक्स मैंने आपको बताया कमोडिटी एक्सचेंज, जहां पे उनके वार्ड्स हैं, जहां पे गोल्ड स्टोर होता है न्यूयॉर्क में, और इसके वजह से लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है गोल्ड ईटीएफ्स के लिए, और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है फेडरल रिजर्व गोल्ड होल्डिंग्स, राइट। सो ये सारी चीजें मिलके साथ में एक शेप देती हैं ग्लोबल गोल्ड ट्रेड के लिए, और ये एक चीज और करती है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनाती है इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट। सो मैंने अभी तक आपसे लंदन गोल्ड मार्केट के बारे में समझाया, आपको मैंने क्या कहते हैं यूएस गोल्ड मार्केट के बारे में समझाया, आपको एलबीएमए के बारे में बताया, आपको मैंने कॉमेक्स के बारे में बताया, जहां पे इनका रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट है जहां तक कि ग्लोबल गोल्ड ट्रेड की बात है। और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उसमें अगर हमें ये बैकग्राउंड ना पता रहे तो थोड़ा सा वो ठीक नहीं होगा। जो मैं अब जो बात करने जा रहा हूं कि इन इंटरकनेक्टेडनेस क्या है लंदन और यूएस मार्केट्स की गोल्ड के पर्सपेक्टिव से। सो जो ग्लोबल गोल्ड मार्केट है डीपली इंटरकनेक्टेड, जिसमें लंदन और यूएस जो है वो पाइवटल रोल्स प्ले करते हैं, और ये प्राइस डिस्कवरी के लिए करते हैं, मार्केट लिक्विडिटी के लिए करते हैं। इट इज डीपली इंटर जो है ओवर द काउंटर ओटीसी गोल्ड ट्रेडिंग के लिए एक बेंचमार्क प्राइस शेयर करता है जो कि एलबीएमए के थ्रू होता है, और जबकि यूएस जो है जो प्राइमरी कोमेक्स के थ्रू फ्यूचर्स के मार्केट प्राइसेस को डिसाइड करता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के प्राइसेस को। तो ये दो मार्केट, दीज टू मार्केट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड दे इंटरैक्ट वेरी क्लोजली अबाउट द प्राइस मार्केट्स एंड इन वन इन्फ्लुएंसिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड द इन्वेस्टर सेंटिमेंट इन द ऑर्डर। सो these two markets interact closely with price movements in one, influencing trading strategies and investor sentiment in the other. So ये interconnectivity है। So जो लंदन का मार्केट है वो ऑपरेटिंग द लंदन मार्केट ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द यूरोपियन बिजनेस आवर्स में चलता है, ऑफन सीज सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्यू टू इट्स रोल। सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते क्यों? क्योंकि उसका ड्यू टू इट्स रोल इन ग्लोबल बेंचमार्क प्राइस। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है यूएस की मार्केट खुलती है, उसमें कोमेक्स की ट्रेडिंग एक्टिविटी है जो कि रीइंफोर्स करती है, और वो इस पूरे मार्केट को कवर करती है, गोल्ड के मार्केट को कवर करती है इन ऑल पर्सपेक्टिव। सो जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं सच एज यूएस फेडरल रिजर्व डिसीजन जो है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, इन्फ्लेशन डेटा रिलीजेस हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ये सारी चीजें मिलके ये गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशंस जो है दोनों मार्केट्स में करते हैं, और ये सारे ग्लोबल गोल्ड ट्रेड को अफेक्ट करते हैं। सो ये इनकी इंटरकनेक्टिविटी है, और ये समझना बहुत जरूरी है। क्या होती है ये गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशंस की ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशंस जो है एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस होती है फाइनेंशियल मार्केट्स में, राइट। अगर ये गोल्ड प्राइस जो है इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट हो, राइट, क्योंकि गोल्ड जो है बेसिकली एक हेजिंग का काम करती है अगेंस्ट
इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, गोल्ड प्राइस मूवमेंट्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं सेंट्रल बैंक्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड। सो इसीलिए ये गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशंस जो है एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस में टर्न आउट होती है। सो इसमें सेंट्रल बैंक्स का क्या काम होता है? सेंट्रल बैंक जो है हर कंट्री के जो है वो गोल्ड को होल्ड करते हैं, राइट? वो एज अ फॉरेन रिजर्व होल्ड करते हैं, और जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उस कंट्री की, उस सेंट्रल बैंक की वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर गोल्ड रिजर्व्स जो हैं उसके प्राइसेस जो हैं, गोल्ड के प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो ये एक मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्टमेंट करने के काम आती है। इन्वेस्टमेंट मार्केट्स, गोल्ड प्राइसेस चेंजेस इंपैक्ट इन्वेस्टर सेंटिमेंट, इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल फ्लोज इनटू गोल्ड रिलेटेड। आई थिंक मैंने काफी कुछ कवर किया है, और ज्यादा करने से फिर ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, इसलिए मैं बस यहीं पे रुकता हूँ और कंक्लूड करता हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि गोल्ड का जो फ्यूचर है वो एक हमेशा, इट इज ऑलवेज अ ब्राइट थिंग टू हैव, बिकॉज ये इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो भी इवॉल्विंग फाइनेंशियल लैंडस्केप्स हैं, उसकी वजह से इसकी डिमांड और वैल्यू चेंज होती रहती है। और गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है, तो इसको किसी ना किसी फॉर्म में एक आप पोर्टफोलियो में आपका इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए, और ये हेज करता है आपको करेंसी फ्लक्चुएशन से। तो इसीलिए अगर आपका गोल्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहा है, चाहे वो ETF हो या फिजिकल गोल्ड हो, तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। और मुझे ये सारा कवर करने का रीज़न ये है कि लंदन और US मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं गोल्ड मार्केट के लिए, और किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल गोल्ड ट्रेड को, और किस तरह से इंडिया के ग्लोबल ट्रेड को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी वजह से मैंने ये सारी जानकारी शेयर की है। आई एम श्योर आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और एनरिचिंग लगा होगा। इसके बारे में और डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।